बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरकार जिस घड़ी का पूरी कौम को इंतज़ार था वो फ़ैसला आ ही गया, और आया भी इस तरह कि हक़ और सच के साथ आया, और जो हक़ाइक़ थे वो भी तमाम तर सामने आ गए। जी जनाब, मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा साहब के सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लार्जर बेंच के फ़ैसले की। दोस्तों, 41 समात के बाद आज 10 रुकनी बेंच ने मोहतरम जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में मुल्की तारीख़ का एक अनहोना डिफरेंट मुनफरद सदारती रेफरेंस, जिसमें उसी सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनरेबल जस्टिस जनाब काज़ी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ मौजूदा हुकूमत की तरफ से सदारती रेफरेंस दायर किया गया था। और उस सदारती रेफरेंस के अंदर ये बात की गई थी कि जनाब जस्टिस साहब के बच्चों और बीवी जो कि ख़ुद मुख्तार है, ख़ुद कफ़ील है, उन्होंने जो जायदादें बरतानिया में ख़रीदी और वो जायदादें जस्टिस साहब के साथ अलेज्ड की थी, और उन जायदादों के ख़िलाफ़ एक सदारती रेफरेंस जुडिशल कमीशन में दायर किया गया था। और जज साहब ने बतौर साइल सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी पटिशन अंडर आर्टिकल 184/3 की थी कि ये सदारती रेफरेंस बदनीति पे मबनी है, और इस सदारती रेफरेंस में तमाम तर मवाद जो जज साहब के साथ अलेज्ड किया गया वो गैर जानिब है और जज साहब से उसका कोई सरोकार नहीं है। तो उस सदारती रेफरेंस में जुडिशल कमीशन की तरफ से भी नोटिस आए थे जज साहब को, और FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से भी, टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी, और जो रिकवरी यूनिट वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बनाया था उसकी तरफ से भी जज साहब की जायदादों का डाटा कलेक्ट किया गया था। तो 41 समात पे मबनी मुहित जो ये केस सुना गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 10 रुकनी लार्जर बेंच में, उसमें हर बात डिटेल से डिस्कस की गई, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से लेके सोर्स ऑफ इनकम, और जज साहब के बीवी बच्चों का सोर्स ऑफ इनकम, और उस जायदाद को ख़रीदने का सोर्स, ये तमाम तर बातें सामने आई और डिस्कस हुआ। सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए उन्होंने भी बड़ी डिटेल में ये दलाइल पेश किए। जज साहब की तरफ से भी जो वकील साहब पेश हुए उन्होंने जवाबुल जवाब में भी दलाइल पेश किए। इसमें एक और जो अहम बात बताने वाली है वो ये है कि बार कौंसल्स जो सूबाई और पाकिस्तान बार कौंसिल है उनकी तरफ से भी वकला पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी वकील साहब पेश हुए। बड़े बड़े नाम वकला साहबान के जो बताता भी चलूँ, मुनीर मलिक साहब जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा साहब की नुमाइंदगी करते हुए पेश हुए। नैयर बुखारी साहब सिंध बार कौंसिल की तरफ से पेश हुए। हामिद खान साहब पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से पेश हुए। अफरीदी साहब KPK की तरफ से पेश हुए। तो इस तरह मुल्क के जो जयद कानूनदान हैं वो तमाम तर दलाइल देते हुए सामने है। आज भी कल काज़ी फैज़ ईसा साहब की अहलिया ने वीडियो लिंक के ज़रिए अपना बयान रिकॉर्ड कराया, बहुत सारी बातें वाज़े हुई। आज मुसलसल कमो बेश 8 घंटे की तवील दलाइल के बाद लार्जर बेंच ने वक्फ़ा लिया, और वक्फ़े के बाद 4 बजे फ़ैसला सुनाया और उस सदारती रेफरेंस को ख़ारिज कर दिया, और तफसीली फ़ैसला आना बाकी है। शार्ट फ़ैसले में जो जज साहब की इस्तदा थी उसको तस्लीम कर लिया गया। उससे ये वाज़े हो गया कि मोअज़्ज़ज़ जज साहब के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस था वो बिल्कुल बदनीति पे मबनी था और गैर आइनी भी था। ये पहली दफ़ा नहीं है कि अदलिया पे, आज़ाद अदलिया पे हमला किया हो। पिछले भी कई अदवार में इस तरह होता आया है, लेकिन इस
हमले के ख़िलाफ़ खड़े होना बहुत कम मिसालें हैं। मर्द आहन कहें, मर्द मुजाहिद कहें, अदलिया के सिपा सालार कहें, जो टाइटल आप अपनी मर्ज़ी से देना चाहें वो दे सकते हैं। अदलिया की बहाली या अदलिया के एहतराम, अदलिया की इज़्ज़त, अदलिया की वक़ार की खातिर एक्स चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने स्टैंड लिया और सड़कों पे आए जब उनकी माजूली हुई। अब की बार जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ख़ुद अदालत के कटहरे में तशरीफ़ लाए, अपने ख़िलाफ़ दलाइल सुने, अपने हक़ में दलाइल दिए, सबूत पेश किए। इसके साथ साथ अपनी अहलिया को भी वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत हजूर में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कैल करके लाए। तो अगर खुदा न खास्ता कोई गलत बात होती या वो झूठे साबित होते तो यकीनन उनके साथ कानून के मुताबिक ही सलूक किया जाता। और दूसरी बात ये है, झूठा बंदा हमेशा सामना नहीं करता। जज साहब कल भी सच्चे थे और आज भी सच्चे डिक्लेयर हुए हैं, इसलिए उन्होंने हर फोरम पे अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए स्टैंड लिया, सामना किया, अपने ख़िलाफ़ बदनीति पे मबनी सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ स्ट्रांग स्टांस लिया और तन्हे तन्हा खड़े रहे, हक़ और सच के लिए लड़ते रहे, बातिल का मुकाबला किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके ज़ाती वक़ार के साथ साथ अदलिया का वक़ार भी बहाल रहा। तो दोस्तों नाज़रीन, ये बहुत ही खुश आइंद बात है, काबिल फ़ख्र है मेरे लिए और काबिल मुसरत है ये बात कि कौम के सामने तमाम तर हक़ाइक़ भी आ गए और इसके साथ साथ जज साहब पे लगे हुए झूठे इल्ज़ामात, बेबुनियाद इल्ज़ामात, बदनीति पर मबनी इल्ज़ामात, जिनका हक़ाइक़ से कोई मवाख़ज़ा नहीं है और किसी के कहने पे लगाए गए इल्ज़ामात आज झूठे साबित हुए। अदालत हजूर के कमरा नंबर 1 में, अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, उसके कमरा नंबर 1 में दौरान बहस, दौरान दलाइल बहुत सारे सवालात उठते रहे। मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो बेंच का हिस्सा थे, गाहे बगाहे हकूमती वकील और जज साहब के वकील और बार कौंसल्स के वकला साहबान से सवालात करते रहे। बहुत सारे नुक्ते उठाए गए, कानूनी पेचीदगियाँ देखी गईं, हुकूमत के ऊपर भी सवालात है। लेकिन अब ये भी कहना काबिल वक्त होगा कि इस फैसले के बाद कौन किस स्टेज पे है या कौन किस स्टेक पे आ जाएगा, क्योंकि ये जब तफसीली फ़ैसला आएगा तो उस तफसीली फ़ैसले में वाज़ेह हो जाएगा कि किसने तौहीन अदालत की, किसने हत्ता की इज़्ज़त जज साहब की जो है उसको डिस्टर्ब किया। और चूँकि सदर ऑफिस जो है उसको इस्तिस्ना हासिल होता है कानून और आइन के मुताबिक, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से भी ये समरी गई या डायरेक्शन गई या उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो भी देखना होगा आइन और कानून की रोशनी में। और इस फैसले, तफसीली फ़ैसले की रोशनी में लॉ मिनिस्ट्री किस स्टेज पे क्या उसके साथ होना है वो देखना होगा। मैं चूँकि ख़ुद तालिब इल्म हूँ, मैं क़ब्ल अज़ वक्त कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि आज हक़ और सच की जीत हुई। काजी जस्टिस फैज़ ईसा साहब ने साबित कर दिया कि वो साबित कदम हैं, उन पे जो एलिगेशन लगे या सदारती रेफरेंस जो बना वो बेबुनियाद था, झूठा था और बदनीति पे मबनी था। अब सवालात बहुत उठेंगे, सवालात बहुत पैदा होंगे, लेकिन हमें बतौर कौम तफसीली फ़ैसले के इंतज़ार करना होगा। अदालत हजूर की तरफ से जो तफसीली फ़ैसला आता है उसका जायज़ा लेना होगा। उसमें सदारती रेफरेंस में क्या कानूनी पेचीदगियाँ हैं, क्या कानूनी गलतियाँ हैं, उस रेफरेंस में क्या बदनीति है और वो आया इस काबिल था कि उसको जुडिशल काउंसिल में भेजा जाता या आया वो किसी और फोरम पे उसकी तहकीकात होती, या अगर जायदाद के हवाले से था
تو وہ کس ڈپارٹمنٹ کو بھیجا جاتا۔ یہاں ایک بڑی اہم بات بتاتا چلوں، جن جائیدادوں کے خلاف یہ ریفرنس بنا ان جائیدادوں کا جج صاحب نے کبھی اپنے ساتھ منسلک ہونے کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے اون کیا کہ یہ میری جائیدادیں ہیں، بلکہ جہاں پہ بھی ڈکلیئر کیا انہوں نے یہی کہا کہ یہ میرے بیٹے کی ہے، یہ میری بیٹی کی ہے، یہ بیگم کی ہے، اور یہ انہوں نے اپنے سورس آف انکم سے خریدی ہے۔ اب جب ایک بندہ خود مختار ہو، خود کماتا ہو، خود کھاتا ہو اور خود زندگی گزر بسر کرتا ہو اور پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، تو اس کی جائیداد کا پیرنٹس کے ساتھ الیجڈ کرنا یہ بھی غلط بات ہے، جو آج اس صدارتی ریفرنس میں واضح ہو گیا ہے۔ تو آپ کو ہمیں یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ یہ غیر عینی اور غیر قانونی جو صدارتی ریفرنس تھا، جو اعلیٰ عدلیہ کے ایک معزز جج صاحب پہ کوسچن مارک بن رہا تھا، تو آج وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور آئندہ آنے والوں کو بھی پیغام دے گیا کہ غلط کام کا غلط ہی نتیجہ ہوتا ہے، لہذا احتیاط برتیے، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو یا کوئی بھی اعلیٰ افسر ہو یا چھوٹا ملازم ہو۔ تو آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے سبسکرائب کے بٹن پہ پریس کرتے ہوئے ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اور آپ دوستوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، میری غلطیاں بھی نکالتے ہیں، گاہے بگاہے میرے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں، تو بے حد مشکور رہوں گا۔ شکریہ۔